हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस। और आप हैं इस टीसीएस की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आगाज सीरीज में, जहां हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि आपको रेडी करेंगे आने वाली किसी भी जेईई और एई एग्जाम के लिए, जो कि टीसीएस के पैटर्न पर बेस्ड होने वाली है। और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बेस्ड ऑन टीसीएस का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है फ्रॉम द पास्ट 3 to 4 ईयर्स। तो पिछले 3 से 4 सालों के जो टीसीएस के कई सारे एग्जामों के पेपर रहे हैं, उन पेपर का क्वेश्चन का कंपाइलेशन यहां पर हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, सो दैट आपको आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन टीसीएस पूछता है और किस तरीके से क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस फर्स्ट सेशन ऑफ सर्वेइंग, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट, जिसमें कि हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग पर। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग पर और स्केल पर बात करेंगे इनटू दिस फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन। एक एक करके सारे क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चनों को बिल्कुल गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, आंसर भी पता करेंगे और साथ में और भी नई नई इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि पूछा गया है टीसीएस की किसी एग्जाम में, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्टिव फीचर्स। आर्ट है किसकी? रिलेटिव पोजीशन बताने का। distinctive features on the surface of the earth or beneath the surface of the earth by means of measurement of distances, directions and elevations is called। तो किसी भी तरीके से जब आप कोई मेजरमेंट कर रहे होते हो तो मेजरमेंट आपके पास क्या कहलाता है? तो ये जो पूरी की पूरी आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन है, क्या कहलाती है? दिस इज व्हाट इज बीइंग रेफर्ड एज सर्वेइंग। अब और भी नाम लिखे, व्हाट डज एस्ट्रोनॉमी रेफर्स टू। एस्ट्रोनॉमी के अंदर आप सरफेस पे बात नहीं कर रहे हो, सेलेस्टियल बॉडी के मेजरमेंट्स होते हैं। तो यहां पर हमारे पास हम लिख सकते हैं मेजरमेंट्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है उनके मेजरमेंट होते हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर। तो अर्थ सरफेस की तो बात नहीं आ रही यहां पर। व्हेन यू टॉक अबाउट द लेवलिंग, तो लेवलिंग में होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या? वर्टिकल एलिवेशन के मेजरमेंट। तो हमारे पास मेजरमेंट्स इन वर्टिकल प्लेन ऑफ डिफरेंस इन एलिवेशन, यही हम हमारे जो है वो लेवलिंग में करते हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए व्हाट डज जियोडेसी मीन, तो जियोडेसी जो है वो आपके अर्थ के शेप को बताती है। हमारे पास एक्यूरेटली मेजर्स शेप ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ के शेप को मेजर करना बेस्ड ऑन दी ज्योमेट्री, हमारे पास बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, या फिर हमारे पास ग्रेविटी के बेसिस पर हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि शेप क्या है। तो वो होता है जियोडेसी। आंसर यहां से क्या होगा? सर्वेइंग इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगले पे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, एन ऑथोराइज्ड सर्वेयर measured the distance between 2 points on the plan drawn to a scale of 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। एक वाले पहले से कोई ड्राइंग बनी है और स्केल है ऑलरेडी कितनी? 1 सेंटीमीटर से 50 मीटर की ऑलरेडी इस स्केल पर कोई ड्राइंग बनी है। द डिस्टेंस वाज फाउंड टू बी 500 मीटर। ये हमारे पास मेजर डिस्टेंस आया। हाउएवर ही वेरीफाइड दैट ही मिस्टेकनली यूज्ड अ स्केल ऑफ दिस मच। उसने गलती से ये स्केल यूज कर ली है, ये स्केल यूज नहीं करी मेजरमेंट के लिए। देन व्हाट इज द एक्चुअल और करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। देखो एक चीज तो आपको बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए, और वो क्या है कि स्केल होता है आपके पास आपका मैप डिस्टेंस अपॉन द ग्राउंड डिस्टेंस, और स्केल और होता है आपके पास आपके मैप एरिया और आपके ग्राउंड एरिया का रूट। यही दोनों चीजें स्केल को रिप्रेजेंट करती है। कभी कभी क्या होता है, स्केल गलती से कुछ अलग यूज हो जाती है, तो गलत स्केल यूज करने की वजह से हमारे पास हमारे मेजरमेंट भी गलत आते हैं। तो करेक्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? तो यहां पर हमारे पास फंडा है, करेक्ट लेंथ अगर निकालना हो आपको तो दैट कैन बी रेफर्ड एज, जो भी आपकी रॉन्ग स्केल यूज हुई
या फिर रॉन्ग आरएफ यूज हुआ हो, डिवाइडेड बाय जो भी आपकी करेक्ट स्केल रही होगी या जो भी आपका करेक्ट आरएफ रहा होगा, इनटू जो भी आपने मेजर्ड वैल्यू निकाल ली, उनका जो आप रेशियो लेंगे वही आपके लिए क्या बन जाएगा, आपका करेक्ट लेंथ। अब ये तो फंडा हुआ करेक्ट लेंथ का। तो भाई यहां पे देखो इन्होंने किसको रॉन्ग बोला है, इसको इन्होंने बोला है रॉन्ग, कि गलती से उसने ये यूज कर ली, जो गलती से यूज कर ली वही रॉन्ग है, तो ये हो गया रॉन्ग। जो एक्चुअल में जिसके अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाई गई तो वो करेक्ट है, तो फिर उसको बोल दो करेक्ट। हमारे पास उसने द डिस्टेंस वाज फाउंड टू बी दिस मच, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मानी जाएगी मेजर्ड वैल्यू, तो ये बन जाएगा m। बस पुटअप करनी है और आपके पास आपका आंसर सामने आ जाएगा। स्केल है किस फॉर्म में, आरएफ के फॉर्म में है, आप यूज कर लो। रॉन्ग आरएफ रख दो आप, कितना, 1 सेंटीमीटर बटे 25 मीटर का, डिवाइडेड बाय यहां पे नीचे रखना करेक्ट आरएफ जो कि इतना होना चाहिए था, कितना, 1 सेंटीमीटर इज टू 50 मीटर का, इनटू जो मेजर्ड लेंथ आपके पास है वो है 500 मीटर की, तो वो रख दो आप। आपके पास यहां से ये गया ये गया, ये जाएगा 2 टाइम्स, तो ये बचेगा आपके पास कितना, 1000 मीटर। तो करेक्ट लेंथ तो आ गया 1000 मीटर। इसी को और फर्दर जो है वो सही किया जा सकता है, मतलब अगर फॉर्मूले को और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करना है तो फॉर्मूले को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, वो क्या, कि आपके पास फॉर्मूला है करेक्ट एरिया। कभी कभी क्या होता है हम एरिया का मेजरमेंट भी करते हैं, तो करेक्ट एरिया बनता है हमारे पास, जो भी हम रॉन्ग स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं या रॉन्ग आरएफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय जो भी हमारा करेक्ट स्केल है या जो भी हमारा करेक्ट आरएफ है, इनटू जो भी हमारा मेजर्ड एरिया रहा, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा अब, इन दोनों का स्क्वायर, और ये बन गया एक नया फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूलेस तो आपको मुझे लगता है कि याद होंगे, तभी जाकर आप इन क्वेश्चनों को सही से सॉल्व कर पाओगे। तो यहां से तो आंसर क्या हो गया हमारा, 1000 मीटर के बराबर, सी इज दी करेक्ट आंसर। क्या यहां तक की बात सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर है सी। अगला सवाल पूछा है, द स्केल दैट इज यूज टू मेजर मीटर्स, डेसीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हो गए आपके पास 3 कॉन्जिक्यूटिव डायमेंशन, 3 कॉन्जिक्यूटिव डायमेंशन हो गए, और 3 कॉन्जिक्यूटिव डायमेंशन मेजर करने वाली कौन सी स्केल होती है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा एक चीज आपको मैं शेयर करता हूं, जरा उसको बताना कि क्या आपको समझ में आता है या नहीं आता है। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं कि आपके पास 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर, तो वहीं पर आपके पास 1 डेकामीटर होता है इक्वल टू जो है 10 मीटर्स के बराबर। 1 डेकामीटर होता है 10 मीटर्स के बराबर। वहीं पर 1 डेसीमीटर होता है विच इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर के बराबर। वहीं पर 1 सेंटीमीटर होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर के बराबर, और 1 मिलीमीटर होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर के बराबर। तो ये कुछ बेसिक से कैलकुलेशन है जो कि पता होने चाहिए कि इनकी वैल्यूज का सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा उसको। थोड़ा सा ब्राइट कलर ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो है वो ये पता होना चाहिए। अब इसमें से एक ऐसी स्केल है जो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर मेजर कर रही है, तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर और डेकामीटर के बीच में आएगा 10⁻1 मतलब मीटर होता है। तो हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव डायमेंशन मेजर होते हैं।
प्लेन स्केल जो होती है वो 2 डायमेंशन मेजर कर सकती है, 2 कॉन्जिक्यूटिव डायमेंशन, 2 कॉन्जिक्यूटिव डायमेंशन मेजर कर सकती है। व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ स्केल ऑफ कॉर्ड्स, तो स्केल ऑफ कॉर्ड्स जो है वो हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट में काम आता है, नॉट इन द लीनियर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट में काम आता है डिग्रीज नापने के लिए, तो ये हमारे पास यहां पर काम में नहीं आएगा। बात आती है डायगोनल स्केल की। डायगोनल स्केल में 3 कॉन्जिक्यूटिव डायमेंशन मेजर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और वर्नियर स्केल में भी 3 कॉन्जिक्यूटिव डायमेंशन मेजर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। यहां भी 3 कॉन्जिक्यूटिव डायमेंशन होंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव डायमेंशन मेजर हो सकते हैं। लेकिन इस स्केल का जो वर्किंग प्रोसीजर है वो अलग है, जो मैकेनिज्म है वो अलग है, मतलब बनती अलग तरीके से है, कॉन्सेप्ट इसका अलग है। यहां पर हमारे पास अगर हम बात करें तो इस स्केल के अंदर मेन स्केल और वर्नियर स्केल का कॉन्सेप्ट आता है। मेन एंड वर्नियर, इन दोनों की मदद से हमारे पास क्या होता है, 3 डायमेंशन मेजर हो पाते हैं। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, एक अकेली स्केल 3 डायमेंशन मेजर कर पाती है। तो यहां पर हमारे पास फोकस किस पे होता है, फोकस होता है यहां पर हमारे पास वर्नियर एंड मेन के कॉन्सेप्ट पर। तो सवाल जब भी यहां से बनेगा हमेशा वर्नियर और मेन के कॉन्सेप्ट पे बनेगा कि मेन स्केल के कितने डायमेंशन वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन के बराबर होते हैं, तो किस स्केल क्या कहलाती है क्या नहीं कहलाती, वहां से सवाल बनता है। अभी जो सवाल का आंसर सही बनना चाहिए तो सिर्फ ये अकेली स्केल है डायगोनल स्केल, जो इन सभी में से सही बैठती है, क्योंकि ये अकेली स्केल अपने दम पे 3 डायमेंशन मेजर कर पाती है, और वो भी हमारे पास बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट पर ही ये सारे मेजरमेंट कर सकती है। ठीक, क्लियर है बात इतनी। चलिए, तो यहां से अब बात करते हैं कि हमारे पास यहां से आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर तो होना चाहिए डायगोनल स्केल, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, इफ अ सर्वेइंग ड्रॉइंग इज प्रिपेयर्ड एट ए स्केल ऑफ दिस मच, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मीटर, देन व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल स्केल। तो यार देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपकी स्केल होती है, जो भी स्केल होती है, तो स्केल में एक होती है इंजीनियर्स स्केल, या पहले बात करो न्यूमेरिकल स्केल, और एक होती है आपके पास ग्राफिकल स्केल। तो न्यूमेरिकल स्केल के अंदर भी 2 वैरायटी बन जाती है। व्हाट, एक होता है आपके पास आरएफ। आरएफ के अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है, आरएफ में कॉन्सेप्ट होता है न्यूमरेटर ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। और क्या, यूनिटलेस होती है। और क्या होती है ये, यूनिटलेस स्केल सिर्फ फ्रैक्शंस के टर्म में होती है। किसमें होती है, फ्रैक्शन के टर्म में। क्यों, क्योंकि आरएफ का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है इसका मतलब। तो ये बात ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिक स्केल में एक और स्केल होती है विच इज बीइंग रेफर्ड एज इंजीनियर्स स्केल। इंजीनियर्स स्केल, जहां पर हमारे पास यूनिट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, यहां पर यूनिट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। डाटा इज ऑलवेज रिटन एज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू x यूनिट्स। ये यूनिट और ये यूनिट दोनों डिफरेंट हो सकती है, दोनों यूनिट डिफरेंट हो सकती है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू x मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतने मीटर, तो ये अलग अलग हो सकती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसी में न्यूमेरिकल स्केल जो होती है ये हमारे पास अफेक्ट हो जाती है।
अफेक्टेड बाय क्या, अफेक्टेड बाय श्रिंकेज, ये आपको पता होना चाहिए। ग्राफिकल स्केल नॉट अफेक्टेड बाय श्रिंकेज, ड्राइंग श्रिंक करेगी तो स्केल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक और फंडा बताता हूं मैं आपको, और फंडा है क्या कि अगर आर एफ ग्रेटर देन 1 है तो इसे कहते हैं एनलार्जिंग स्केल। एनलार्जिंग स्केल। अगर आर एफ लेस देन 1 है तो इसे कहते हैं रिड्यूसिंग स्केल, इसे कहते हैं रिड्यूसिंग स्केल। सवाल पूछा है 1 सेंटीमीटर इतने मीटर के बराबर है, तो उसे फ्रैक्शनल स्केल में कैसे बोलेंगे? तो आप जरा समझो, यहां पर सवाल यहां कर देता हूं, 1 सेंटीमीटर आर एफ बन जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर बटे 4 मीटर। कन्वर्ट कर दो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, बचेगा 1 बटे 400। आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सवाल तो बहुत आसान सा था, डाटा पता होना चाहिए हमारे आसपास का। अगला सवाल है, ड्यूरिंग सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, ड्यूरिंग सर्वेइंग curvature of earth is taken into consideration only when extent of the survey is at least। तो ये तो बहुत सिंपल सा डाटा है आपके पास। अगर आप जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड बात करोगे, हमारे पास एज पर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, एज पर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स अगर एरिया ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जियोडेटिक करना पड़ेगा, जियोडेटिक सर्वे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये ध्यान देना है कि हमारे पास ऑन कैलकुलेशन बेसिस अगर हमारे पास एरिया क्या हो जाए, इफ एरिया इज ग्रेटर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा क्या बनेगा? ट्राइंगल फॉर्म्ड किससे? ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एरिया हैज सम ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 180 डिग्री बाय 1 सेकेंड। तो यहां पर ट्रायंगल क्या बन चुका है? अब स्फेरिकल ट्रायंगल बन चुका है, प्लेन ट्रायंगल नहीं बचा है। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं। हमसे सवाल जैसा पूछा है हम वैसा आंसर दे देंगे। 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से बड़ा हुआ तो ज्योरेटिक बोल देंगे। अगर किसी एरिया का सर्वे करते हैं और अगर एरिया का सर्वे करने पे जो ट्रायंगल बनता है, अगर ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल के एंगल का समेशन 180 डिग्री से ऊपर 1 सेकंड भी हो जाए तो एरिया बन गया है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा। और ऐसे में आपका अब एरिया के जो बनने वाले ट्रायंगल की लाइन है वो बन चुकी कर्वीलिनियर, बन चुका है ट्रायंगल स्फेरिकल। तो ऐसे में अब ये हमारे लिए प्लेन सर्वे नहीं बचा, ज्योरेटिक सर्वे हो चुका है। क्लियर है बात इतनी? आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, विच स्केल इज रिकमेंडेड फॉर लोकेशन सर्वे। तो देखो हमारे पास एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड्स, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स से आपको हर तरह के सर्वे के लिए आपको जो है वो स्केल स्पेसिफिकली यूज करनी पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग्स के लिए बात करी, तो बिल्डिंग्स के लिए स्केल यूज होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर और लेस। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर और लेस। तो 10 मीटर और लेस मतलब ये बिल्डिंग के लिए आंसर हो गया। अगर आपको कैडेस्ट्रल करना है तो कैडेस्ट्रल के केस में आपकी स्केल होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर से लेके 50 मीटर के बीच में, 10 मीटर से लेके 50 मीटर के बीच में। अगर आप बात करते हो इसके अलावा टाउन प्लानिंग की, तो टाउन प्लानिंग के केस में आपके पास स्केल कैन गो फ्रॉम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपके पास 50 मीटर से 100 मीटर के बीच में, 50 मीटर से 100 मीटर के बीच में।
वहीं पर अगर आप लोकेशन सर्वे करते हो तो लोकेशन सर्वे के अंदर यही आपकी स्केल जो है वो अब बन जाएगी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर से 200 मीटर तक। वहीं पर अगर आपने टोपोग्राफिक सर्वे कर लिया तो टोपोग्राफिक सर्वे करने में आपका जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पे चला जाएगा। और वहीं पर अगर आपने जियोग्राफिक सर्वे कर लिया तो जियोग्राफिक सर्वे के केस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 160 किलोमीटर तक चले जाओगे। तो आपके पास यहां से पूछ लिया है कि लोकेशन सर्वे के लिए क्या करोगे, तो लोकेशन सर्वे के लिए आपका जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 से 200 मीटर के रेंज में जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। क्या यहां तक की बात क्लियर है आपको? चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहां से। अगला सवाल है, ऑन अ प्लान दैट वॉज स्केल्ड एट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर, ये स्केल किया गया। तो मुझे बताओ जो स्केल कर लिया जाता है क्या वह सही माना जाता है? तो मुझे तो लग रहा है ये करेक्ट है। A surveyor measured the distance between two spots and result was 450 मीटर। क्या आपको नहीं लगता ये 450 मीटर की जो दूरी है ये आपकी मेजर्ड लेंथ हो गई? ठीक है। आफ्टरवर्ड्स ही रियलाइज दैट ही हैड बीन यूजिंग अ स्केल ऑफ दिस मच। तो उसे बाद में समझ में आया कि भाई मैं गलत स्केल यूज कर रहा हूं। तो क्या आपको नहीं लगता ये जो स्केल वो यूज कर रहा है ये रॉन्ग स्केल है? देन एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द स्पॉट्स इज करेक्ट डिस्टेंस चाहिए। भाई आपको बड़े आराम से ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो है करेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर होता है? रॉन्ग। आपका जो रॉन्ग आरएफ होता है, रॉन्ग आरएफ डिवाइडेड बाय जो आपका करेक्ट आरएफ होता है, आप उसको मल्टीप्लाई करते हो मेजर्ड लेंथ से, तो आपका आंसर आ जाता है। और अगर आप यहां से करोगे तो रॉन्ग आरएफ कितना दे रखा है आपको? ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर बटे 20 मीटर के बराबर। करेक्ट आरएफ कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर बटे 40 मीटर के बराबर। आपको तो मेजर्ड लेंथ पता है ना 450 मीटर, ये लो। तो आपके पास ये से ये गया, ये से ये गया, आंसर कितना आ जाएगा? 900 मीटर के बराबर। तो चीजें तो बहुत आसान है ना, हमें तो सिर्फ पता चलना चाहिए कि सवाल पूछा क्या है और हमें वहां तक पहुंचने का जरिया कैसे पता है, तो आंसर आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, द डिस्टेंस PQ ऑन द ग्राउंड इज मेजर्ड ऑन अ प्लान ड्रॉन टू ए स्केल ऑफ, ये लिखा है 1 सेंटीमीटर। तो इस पे बनी थी और पाई गई 800 मीटर की, ठीक है। लेटर इज वर डिटेक्टेड दैट सर्वेयर रॉन्गली यूज्ड अ स्केल ऑफ दिस मच इन द कैलकुलेशन डिटरमाइन ट्रू लेंथ। देखो सिंपल सी चीज है, दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बहुत चुटकियों बनने वाला सवाल है क्योंकि इतने सवाल कर लिए और ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। आपको तो सिर्फ समझ में आना चाहिए कि भाई सवाल आ रहे हैं और ये सवाल हमसे चुटकियों बनना चाहिए। तो आपके पास यहां से अगर बात करेंगे ट्रू लेंथ क्या बनेगी, तो ट्रू लेंथ बन जाएगी आपके पास रॉन्गली यूज्ड स्केल ऑफ दिस मच। तो 1 सेंटीमीटर बटे 40 मीटर इंटू, एक्चुअल में वो ये होनी चाहिए थी 1 सेंटीमीटर बटे 50 मीटर। और आपने इसको मेजर क्या कर लिया? 800 मीटर मेजर कर लिया सर हमने, तो कर लो कोई दिक्कत नहीं, ये से ये जाएगा 40 1 टाइम 40 20 टाइम, कितना हो जाएगा आंसर? 1000 मीटर के बराबर आंसर आ गया। चीजें तो बहुत आसान सी है, पता चलना चाहिए सिर्फ। ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सर्वे सवाल पूछा है, इन जियोडेटिक सर्वेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द अर्थ शेप। अर्थ के शेप को एक्यूरेटली कौन बताता है? अच्छा, परफेक्ट स्फीयर हो सकता है क्या? कैन नॉट बी पॉसिबल, कैन नॉट बी। क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो फ्लैट एट पोल्स है एंड बल्जिंग एट इक्वेटर है, इक्वेटर पे बाहर निकला हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर।
फ्लैट प्लेन हो सकता है क्या? नहीं। राउंडेड तो है, इट इज राउंडेड, नो इट इज राउंडेड, तो ये भी नहीं है। क्या स्फीरॉइड है हमारे पास? कैन बी सेड, लेकिन पहले दूसरा ऑप्शन देखते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर तो कतई नहीं है, सिलेंडर तो कतई नहीं है। कैन बी सेड, और हमारे पास स्फीरॉइड भी अलग अलग शेप के होते हैं, जिसमें से हमारे पास ऑबलेट स्फीरॉइड ही वो शेप है जो कि हमारे पास फ्लैट एट पोल्स और बल्जिंग एट इक्वेटर के शेप को दर्शाता है बाय ऑबलेट स्फीरॉइड, और इसी की वजह से इसका एक नाम पड़ता है जिसे कहा जाता है क्या? जियोइड। क्या कहा जाता है इसे? अर्थ के शेप को जियोइड कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से? सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल है अगला, वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान से हैं, लेकिन बस अब से जो वो चीजें हमें सटीक तरीके से पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग S1, S2, S3 pertaining to the basic principle of surveying is or are correct? कौन से करेक्ट है इसमें से? वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, पार्ट टू होल जाने पे क्या होता है? पार्ट टू होल जाने पे सबसे बड़ी समस्या आती है क्या? एरर बढ़ते चले जाते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर हो जाता है हमारे पास, और फिर क्या होगा हमारे पास? लोकलाइज एरर्स क्या होंगे? बढ़ेंगे, लोकलाइज एरर्स बढ़ेंगे, तो इससे हमारा सर्वे खराब हो सकता है। अगर हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट जाएंगे तो होल टू पार्ट जाने पे हमारे पास क्या होता है? हम जो है मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को हम हायर प्रिसीशन से मार्क कर लेंगे, और उसकी वजह से हमारे पास जो हमारे लोकलाइज्ड एरर्स हैं वो कम हो जाएंगे, और हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स जो है वो नहीं होगा। तो होल टू पार्ट जाना बिल्कुल सही होता है, ये तो सही बात है। स्टैब्लिश एनी पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट, अगर हमारे पास एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट में अगर एक लेंथ का है, अगर हमारे पास इफ बोथ आर लीनियर मेजरमेंट, तो प्रिंसिपल बन जाता है चेन सर्वेइंग का। अगर हमारे पास इफ बोथ आर एंगुलर मेजरमेंट, तो प्रिंसिपल बन जाता है कंपास सर्वेइंग का। अगर हमारे पास इफ वन लीनियर एंड एंगुलर फ्रॉम सेम, उसी पॉइंट से एंगुलर मेजरमेंट भी है हमारे पास, तो ये बन जाता है ट्रेवर्स ऑफ मेजर यूटिलिटी। वहीं पर अगर हमारे पास एक लीनियर है, इफ वन लीनियर एंड अदर एंगुलर फ्रॉम अदर पॉइंट, तो ये बन जाता है ट्रेवर्स ऑफ माइनर यूटिलिटी। तो हमारे पास बात तो ये भी सही है, और अगर ये भी सही है तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा? ओनली S2 एंड S3 आर करेक्ट, मतलब A इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेशन रिलेटेड टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक। बहुत आसान होता है सर्वे के इनिशियल चैप्टर के बारे में, तो बहुत आसान सा चैप्टर था, बस हाँ सवाल हमारे सही होने चाहिए, गलत कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूं काफी कुछ आपने सीखा होगा, लेकिन आपको ये बताना मुझे जरूरी पड़ता है, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे जो जानते ही नहीं हैं
कि एईसी की क्या खासियत है और कैसे एईसी के कोर्सेज बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प कर रहे हैं। इंडिया में कोई भी एई जेई एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो, एनरोल इन दी विजय बैच। एसएससी जेई को टारगेट करना चाहते हो, एनरोल इन दी एसएससी जेई बैच 1। किसी भी एई को टारगेट करना चाहते हो, प्रहार बैच में एनरोल कर लो। आप नॉन टेक भी पढ़ सकते हो, मतलब सिर्फ नॉन टेक और आरआरबी जेई के लिए पढ़ सकते हो जेजेस बैच से। अगर आपका मोटिव है कि मुझे बिना पीडी मतलब बिना नोट्स बनाए सिर्फ पीडीएफ से पढ़ना है, इमेजेस के साथ, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो टारगेटेड बैच आपके लिए एक ऑप्शन है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको तैयारी कराई जा रही है डिटेल्ड लेक्चर कोर्स के साथ। वहीं पर अगर आप अपना कोर्स बहुत कम समय में कवर अप करना चाहते हैं इन अ वेरी गुड मैनर और बिना किसी झंझट के, तो आप फास्ट ट्रैक बैच में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो। वहीं पर अगर आप डेली प्रैक्टिस सेशन से कनेक्टेड रहना चाहते हो तो इंडिया की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सीरीज अभ्यास और अभ्यास प्लस, जो कि एई और जेई दोनों के टारगेटेड है, उसको भी आप जो है वो तैयार कर सकते हो। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कैसे बनाना चाहते हो, ऑप्शन कई सारे हैं। अगर कंफ्यूजन होता है तो गेट कनेक्टेड टू आवर काउंसलर और वो आपको बढ़िया तरीके से गाइड कर सकते हैं कि भाई क्या आपको जरूरत है, कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।